हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उपेंद्र सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीमती एनी बेसेंट के लाइफ के बारे में, उनके बायोग्राफी के बारे में। लेकिन उसको हम बाद में जानेंगे। उसके पहले मैं पूरे आदर के साथ इस वीडियो को समर्पित करना चाहता हूं वसंत कन्या महाविद्यालय वाराणसी के विद्यार्थियों को। और इसका एक कारण है मित्रों। कारण ये है कि एनी बेसेंट जो मूलतः थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी और उनकी पहचान ही थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक प्रमुख सदस्य के रूप में बाद में अध्यक्ष बनती हैं, उसके रूप में होती है। और वह थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो ऑफिस है उसी के कैंपस में वसंत कन्या महाविद्यालय है। इसीलिए मैं इस वीडियो को समर्पित करना चाहता हूं वीकेएम के विद्यार्थियों को। तो आइए चलते हैं, हम एनी बेसेंट के लाइफ को समझते हैं। और इसके लिए हमें भारत की आज़ादी से 100 साल पहले जाना होगा, लगभग 100 साल पहले जाना होगा, जब 1 अक्टूबर 1847 को, 1947 में हम लोग आज़ाद हुए। 1847 1 अक्टूबर को इनका जन्म होता है। और इनके पिता हैं विलियम वुड और इनकी माता हैं एमिली मॉरिस। इनका एक भाई भी है जिसका नाम था हेनरी वुड। यह एक बहुत सामान्य सा परिवार था, मिडिल क्लास फैमिली थी। यद्यपि विलियम वुड डॉक्टर थे, लेकिन आप इनको धनवान में नहीं गिन सकते। और इसीलिए जब 1852 में विलियम वुड की डेथ होती है, यानी इनके पिता की डेथ होती है, तो एक बहुत बड़ा संकट इस वुड फैमिली पे आता है। और संकट ये कि अब जो 2 बच्चे हैं उनका पालन पोषण कैसे हो। अब सबसे मुख्य चीज़ थी कि इनकी स्टडी कैसे हो। तो चूंकि पैसा नहीं था, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, जो इनकम का सोर्स था वह विलियम वुड थे। उनकी डेथ हो गई 52 में। तो इनकी मदर ने क्या किया कि हेनरी वुड को लेकर के वे चली गई हैरो, और वहाँ उन्होंने एक केयर टेकर का काम शुरू किया। और उस पैसे से उन्होंने अपने बेटे हेनरी वुड को पढ़ाया। और इनकी एक दोस्त थी जिसका नाम था एलन मैरियट। उस दोस्त को इन्होंने दे दिया अपनी बेटी यानी एनी वुड को। और यही कारण है कि किसी एक स्थान पे एनी की पढ़ाई नहीं हो पाई। वह इंग्लैंड में भी हुई, जब तक एलन इंग्लैंड में थी। फिर ये जर्मनी भी जाती हैं, जर्मनी में पढ़ाई होती है, फिर फ्रांस में जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिस्टमेटिक पढ़ाई एनी वुड की नहीं हो रही है। और अंततः 1867 में ये वापस आती हैं अपने मदर के पास। और उस समय उनकी जो मदर हैं वे हैरो से निकल करके मैनचेस्टर में सेटल हो चुकी हैं। और यही वह साल है जब इनकी मैरिज होती है। किसके साथ? इनकी मैरिज होती है फ्रैंक वेसेंट के साथ। कब? 1867 में इनकी मैरिज होती है। लेकिन इस मैरिज के बारे में वे एक बात कहती हैं। वे कहती हैं कि ये जो जोड़ा था ना, जो पेयर था, इल मैच्ड पेयर था। ये खुद ही अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहती हैं कि यह एक बेमेल जोड़ा था। चूंकि बेमेल जोड़ा था तो जाहिर सी बात है कि उसमें विवाद उत्पन्न होगा। और अंततः 1873 में क्या होता है? सेपरेशन होता है। ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं कानूनी तौर पे। कानूनी तौर पे एक और समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है पति पत्नी के बीच में। वह यह कि सरनेम तो एनी बेसेंट ही रखेंगी। और जो इनसे 2 संतानें हुई थी, एक का नाम था आर्थर और दूसरी बेटी थी, उसका नाम था मेबेल। तो यह जो बच्ची है वह किसके साथ रहेगी? वह रहेगी एनी के साथ, क्योंकि वह छोटी थी। यह समझौता हुआ। लेकिन जो सेपरेशन का कारण था उसको समझिए। सेपरेशन का कारण यह था कि धीरे धीरे इनके जो हस्बैंड थे
वे थे फ्रैंक वेसेंट। वे पादरी थे और उनको क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी के बिलीफ सिस्टम में बहुत ज़्यादा विश्वास था। दूसरी तरफ हो ये रहा था कि धीरे धीरे ये जो एनी बेसेंट हैं उनके दिमाग में कुछ प्रश्न उठ रहे थे क्रिश्चियनिटी को लेकर के, और इन प्रश्नों का इनके पास कोई जवाब नहीं था। एक और घटना घटती है 1871 में, जब मेबेल बीमार होती है, ये चर्च में जाती हैं, उनके लिए दुआ करती हैं, लेकिन देखती हैं कि वे इस दुआओं से ठीक नहीं हो रही। तो धीरे धीरे उनका विश्वास टूटता गया और 1872 के बाद, या कहीं कि 1872 में इन्होंने चर्च जाना छोड़ दिया। एक पादरी की पत्नी चर्च नहीं जाएगी तो आप सोच सकते हैं कि उस परंपरागत समाज में एक बहुत बड़ी घटना थी, और इसीलिए सेपरेशन की भूमिका बनती है। और अंततः ये 1873 में क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि 1867 से 1873 का यह जो फेज है, यह एनी बेसेंट के लाइफ का पहला फेज है, जहाँ से वे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण करने की दिशा में अग्रसर होती है। लेकिन मूल घटना घटती है 1874 में। तो आइए देखते हैं कि 1874 में क्या हुआ था। 1874 में दो इम्पॉर्टेंट घटनाएं घटती हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो इनकी मदर थी एमिली मॉरिस, उनकी क्या होती है, डेथ होती है। यानी 74 तक आते आते इनके फादर और मदर दोनों की डेथ हो गई, पति से सेपरेशन हो चुका है, और अब ये स्वतंत्र हैं। और 1874 में इन्होंने ज्वाइन किया एनएसएस। वह एनएसएस नहीं जो स्कूल और कॉलेज में चलता है, नेशनल सर्विस स्कीम नहीं, इसका मतलब था नेशनल सेकुलर सोसाइटी, नेशनल सेकुलर सोसाइटी। और इस चीज़ ने एनी बेसेंट के वैचारिकी को पूरी तरीके से बदल दिया, और इसलिए बदल दिया कि इसका जो मूल थीम था वह था फ्री थॉट। फ्री थॉट यानी स्वतंत्र चिंतन। यह एक और शब्द है इसमें, सेकुलर। इन्होंने दो बातों पे बल दिया। मेन पॉइंट क्या था, इसका जो न्यूक्लियस था वो क्या था, लिबर्टी, फ्रीडम। इन्होंने कहा कि न केवल फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलना चाहिए, बल्कि फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन भी मिलना चाहिए। यानी धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ धर्म से स्वतंत्रता भी मिलना चाहिए। इट मीन्स यदि कोई व्यक्ति धर्म से दूर होना चाहता है, यानी वह ईश्वर और धर्म को नहीं मानता, तो उसे यह भी मानने की छूट होनी चाहिए। और मित्रों, आप याद रखिए कि शुरुआती दौर में एनी बेसेंट नास्तिक हो गई थी। यानी 72 के बाद इन्होंने एथेइज्म को एडॉप्ट किया था। तो ये चीज़ आने के बाद इनका एक स्वतंत्र चिंतन शुरू होता है। इसमें एक जो और घटना घटती है 1876 में, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था क्रिश्चियनिटी, इट्स एविडेंस, इट्स ओरिजिन, इट्स मोरलिटी एंड इट्स हिस्ट्री। और इस किताब में इन्होंने क्या किया कि क्रिश्चियनिटी पर प्रश्न उठाया। जैसे इन्होंने इस सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया कि बाइबल कभी गलत नहीं हो सकती। इन्होंने कहा नहीं, सारे धर्म ग्रंथों के लिए यह बात सही है और बाइबल के लिए भी सही है कि बाइबल में भी कुछ चीज़ें गलत हैं और हो सकती हैं। इन्होंने गॉस्पेल के अस्तित्व को ही इनकार कर दिया। और सबसे बड़ी इनकी आलोचना थी वीमेन स्टेटस को लेकर के। इन्होंने कहा कि क्रिश्चियनिटी में महिलाओं को एक आवश्यक बुराई, नेसेसरी एविल के रूप में देखा गया है, जिसके कारण महिलाओं की समाज में पॉलिटिकल और सोशल दोनों स्टेटस में क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। और इसलिए इन्होंने क्रिश्चियनिटी की खूब आलोचना की। उसके एक साल बाद एक और आप कह सकते हैं कि और भी भयानक घटना हुई।
भयानक घटना क्या थी कि एक किताब, और किताबों पे मेरा एक वीडियो है, उसको आप देखें। इन्होंने एक किताब लिखी, द लॉ ऑफ पॉपुलेशन, और इसमें इन्होंने दो बातें कही। इन्होंने कहा कि फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ कि बर्थ कंट्रोल होना चाहिए, बर्थ कंट्रोल। और यह ऐसी चीज़ थी जिसको चर्च एक्सेप्ट नहीं करता था। इन्होंने कंट्रासेप्टिव्स के यूज को प्रोत्साहित किया, और इससे वहाँ की सरकार और चर्च इतने नाराज हुए कि इनको गिरफ्तार किया गया, इनको जेल में डाला गया, यद्यपि इनको सजा नहीं हुई। लेकिन यहाँ आकर के जो इनके पति थे फ्रैंक बेसेंट, उनको एक मौका मिला, और उन्होंने न्यायालय के सामने ये रखा कि ये जो एनी बेसेंट है वह अब दिग्भ्रमित हो चुकी है, और इसकी जो सोच है उसमें बेटी जो मेबल है उसका पालन पोषण ये सही तरीके से नहीं कर सकती। और उसका प्रभाव ये हुआ कि 1878 में जो इनकी बेटी थी मेबल, उनको कानूनी तौर से छीन लिया गया। यानी 1878 में एनी बेसेंट पूरी तरीके से अकेली हो गई। इसके बाद इन्होंने अपने ट्रैक को थोड़ा सा बदला, और इनको लगा कि नहीं, महिलाओं की और पूरे समाज में, दुनिया में महिलाओं की जो बुरी स्थिति है उसका एक कारण ये है कि इनके पास एजुकेशन नहीं है। और आपने देखा कि एनी बेसेंट की एजुकेशन भी बहुत प्रॉपर नहीं थी। तो इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एक डिग्री कोर्स किया। एक मेजर चेंज आता है इनकी लाइफ में, यह है 1885 में ये फेबियन सोसाइटी से जुड़ती हैं। फेबियन सोसाइटी क्या थी? फेबियन सोसाइटी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की एक ब्रांच थी। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे मार्क्स ने कहा था कि क्रांति के द्वारा परिवर्तन होंगे, फेबियन सोसाइटी कहती कि नहीं, क्रांति नहीं, रिवोल्यूशन नहीं, इवोल्यूशन, यानी कि पीसफुल और डेमोक्रेटिक तरीके से सोशल चेंज होने चाहिए, पॉलिटिकल चेंजेस होने चाहिए, जिससे ये जुड़ती हैं। यद्यपि एक और संगठन था सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन, इससे भी ये कुछ देर जुड़ी हुई थी। और यह फेडरेशन में जो मार्क्स की एक बेटी है एलेनोर मार्क्स, वो भी काम करती थी। लेकिन इसमें जो हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाता था वो इनको पसंद नहीं था। ये जीवी शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह के प्रभाव में इन्होंने फेबियन सोसाइटी को अडॉप्ट किया। और यहाँ से जुड़ने के बाद फिर इनका शुरू होता है सोशल मूवमेंट और सोशल रिफॉर्म का एक पूरा आंदोलन। और 1887 में 13 नवंबर को एक बड़ा आंदोलन होता है। 1887 इस दिन संडे था, और जो बेरोजगारी को लेकर के आंदोलन हो रहा था, जिसमें खुद एनी बेसेंट थी, वहाँ पे लाठीचार्ज होती है। करीब 75 लोग बुरी तरीके से जख्मी होते हैं, 400 लोग गिरफ्तार होते हैं, और इतिहास में इसको कहा जाता है ब्लडी संडे। फिर 1888 में इन्होंने मैच बॉक्स, यानी जो माचिस होती है वो बनाने वाली फैक्ट्री की में जो लड़कियां काम करती थी, इन्होंने देखा कि उनके वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, तो यहाँ भी इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया। इसी तरीके से 1889 में भी जो ये बंदरगाहों पे काम करने वाले लोग हैं, उनका एक आंदोलन इन्होंने किया। तो आप देख रहे हैं कि ये दूसरा जो इनका फेज है 74 से 89 तक वाला, उसमें ये सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट में शामिल है। लेकिन होता है ना, डेस्टिनी आपको वहाँ ले जाती है जिसके लिए आप बने होते हैं, तो आपको वहीं जाना होता है। ये जो सब कुछ हो रहा था, इसमें नेम था, फेम था, लेकिन पीस नहीं थी, मेंटल पीस नहीं थी, और इनको कुछ दूसरी चीज़ चाहिए थी। इनके लाइफ को बदलने वाली जो घटना हुई वह 1889 में हुई। और वह घटना क्या थी? इनको एक काम मिला, और काम क्या था? हेलेना ब्लावत्स्की
जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर मेंबर थी, आलकाट और विलियम जज के साथ, उनकी एक किताब थी द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, उसको रिव्यू करने का इनको काम मिला। और जब ये उस किताब को पढ़ती हैं तो इनको लगा कि नहीं, ये तो बिल्कुल एक नई दुनिया है। और फिर वे उससे इतना प्रभावित हुई कि न केवल उन्होंने रिव्यू लिखा, बल्कि बाद में जाकर के पेरिस में इन्होंने हेलेना ब्लावत्स्की का इंटरव्यू लिया और उसके बाद वे किस में आ जाती हैं, इसके बाद आ जाती हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी में। और इसको ये कहते हैं कि क्या है, यह एक प्रकार से थ्रू स्टॉर्म टू पीस, यह जो मार्च है इनकी लाइफ का, जो सोशलिज्म से थियोसॉफी में जाती हैं, तो इसको कहते हैं कि यह इनके जीवन का ग्लोरियस पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था, जो उनको तूफान से शांति की तरफ, फ्रॉम स्टॉर्म टू पीस ले जाता है। और उसके बाद पूरी लाइफ बदल जाती है एनी बेसेंट की। 91 में, यानी 1891 में हेलेना की डेथ हो जाती है। और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण ईयर आता है इनकी लाइफ में, वह है 1893। 1893 में दो घटनाएं घटती हैं। पहला तो ये कि जो शिकागो में जहां विवेकानंद गए थे, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, जैसे विवेकानंद हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वैसे ही थियोसॉफिकल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही थी एनी बेसेंट, और वे भी शिकागो में मौजूद थी। और इन्होंने विवेकानंद को सुना और समझा, और फिर ये समझा कि हाँ, हिंदुइज्म क्या है। फिर दूसरी घटना जो घटती है कि ये 1893, ये सितंबर की बात है, ये उसके बाद आ जाती हैं इंडिया, और इनको लगता है कि नहीं, इंडिया ही वह जगह है जहां उनको रहना, बसना और काम करना चाहिए। तो यहाँ आती हैं और फिर ये यहीं की होकर के रह जाती हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी दुर्भाग्य से 1895 में डिवाइड हो जाती है, उसमें स्प्लिट हो जाता है। एक जो यूएसए वाली ब्रांच थी, जिसको देख रहे थे विलियम जज, उन्होंने अपनी शाखा को इंडिपेंडेंट कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि दूसरी जो इंडियन ब्रांच बनी, वह किसके हाथों में आ गई? वह आ गई एनी बेसेंट के। यद्यपि अभी भी जो आलकट हैं वे मौजूद हैं, तो एनी बेसेंट और आलकट जो फाउंडर मेंबर थे, वे इंडियन सेक्शन को देखने लगे। और इसी इंडियन सेक्शन का जो ऑफिस बना, और जिसके कैंपस में आज क्या है, वीकेएम है, यह ऑफिस बना, और यहाँ से इन्होंने अपना काम करना शुरू किया। एक दूसरी चीज़ जो वीमेन एम्पावरमेंट के संदर्भ में आई थी कि समय के साथ एनी बेसेंट को ये चीज़ महसूस हो गया कि महिलाओं की स्थिति और इन जनरल पूरे समाज की स्थिति को यदि बेहतर करना है तो उसका एक ही साधन है, और वह साधन ये है कि एजुकेशन, लोगों को एजुकेट किया जाए। और जो हालात थे भारत के, उसमें उन्होंने देखा कि नहीं, यहाँ अंग्रेज़ों ने लूटा तो खूब है, भारतीयों को खूब शोषण किया है, लेकिन उन्होंने उतना प्रॉपर एम्फेसिस नहीं दिया है एजुकेशन पे जितना कि देना चाहिए। इसलिए 1898 में इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। और आप कह सकते हैं कि यही वह मूल इंस्टीट्यूशन था जिसके आधार पे आगे चल करके मदन मोहन मालवीय BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं। और यह जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था वह उसका पहला कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बनता है। और यह सब कुछ मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट की सहमति से होता है।
तो आप कह सकते हैं कि 1911 में ये मदन मोहन मालवीय से मिलती हैं और आप जानते हैं 1916 में बीएचयू की स्थापना हो जाती है। इस बीच एक और घटना घटती है और वह घटना ये थी कि 1907 में जो ऑलकॉट थे, जो कि फाउंडर मेंबर थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, उनकी डेथ हो जाती है और फिर पूरा का पूरा जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वह इनके हाथों में आ जाती है और ये प्रेसिडेंट के रूप में काम करती हैं। कब तक? जब तक कि ये जिंदा हैं, यानी 20 सितंबर 1933 तक ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में काम करती हैं। इसके साथ एजुकेशन के साथ साथ इन्होंने एक और काम किया और वह काम ये था कि इनको लगा कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक राष्ट्र को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तो अब इसके साथ साथ ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी सम्मिलित होती हैं और इन्होंने 1916 में तिलक के साथ मिलकर के इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। अंग्रेज इतने नाराज हुए कि उन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद ये और ज़्यादा पॉपुलर हो गई। और यहाँ एक बेसिक चीज़ समझिए, जो गांधी से बाद में इनका अलगाव होता है। गांधी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों की सहायता का समर्थन किया, लोगों को प्रोत्साहित किया, भारतीयों को प्रोत्साहित किया कि वे सेना में भर्ती हों, इंग्लैंड की तरफ से लड़ें। उनका लॉजिक ये था कि हम इंग्लैंड के नागरिक हैं तो हमें संकट में उसकी हेल्प करनी चाहिए। दूसरी तरफ एनी बेसेंट का अप्रोच ये था कि जो नीड है इंग्लैंड की वह हमारे लिए यानी भारतीयों के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, ये है समय जब हमें कम से कम होम रूल को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। और यह बहुत पॉपुलर हुआ तिलक के सहयोग से, और यही कारण है कि 1917 में इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वार्षिक, जो कलकत्ता में हुआ था, उसका अध्यक्ष बनाया गया। कोई पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वे थी श्रीमती एनी बेसेंट। लेकिन 1920 में जब गांधी ने असहयोग शुरू किया तो इसका इन्होंने विरोध किया, असहयोग का इन्होंने विरोध किया। और अब जानते हैं ना, पॉलिटिक्स में सब आपका समर्थन नहीं करते, आप सही हो या गलत हो। जब ये होम रूल का आंदोलन चला रही थी तिलक के साथ, तो आप जानिए कि गांधी जी के जो गुरु थे यानी गोपाल कृष्ण गोखले, वे आलोचना करते हैं एनी बेसेंट की, उनके होम रूल मूवमेंट की। और क्यों करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि तिलक और गोखले की बिल्कुल बनती नहीं थी। तो चूंकि तिलक भी होम रूल चला रहे थे, एनी बेसेंट भी चला रही थी, गोखले की बनती नहीं थी, तो लॉजिकली इसका उन्होंने विरोध किया। और एनी बेसेंट ने विरोध किया असहयोग आंदोलन का। उन्होंने कहा कि यह तरीका भी नहीं है स्वराज को पाने का। और इसके बाद ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है उससे कट जाती हैं और आध्यात्मिकता में पूरी तरीके से विलीन हो जाते हैं। किताबें लिखती हैं, इनका न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ करके 2 पेपर निकालती हैं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ करके 2 पेपर निकालते हैं, जिससे भारतीयों की समस्याओं को, उनकी आज़ादी की मांग को, स्वतंत्रता और स्वाधीनता की मांग को ये सामने रखती हैं। और अंततः 20 सितंबर 1933 को जहां हेडक्वार्टर था IDR मद्रास, वहां इनकी डेथ हो जाती है। तो यह था एनी बेसेंट का जीवन परिचय। और यह एक ऐसी नारी के रूप में आती हैं जो विदेशी होते हुए भी भारतीयों के हित के लिए, उनकी स्वाधीनता के लिए संघर्ष करती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।